गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और मैं यहां पर कक्षा 11वीं की पृष्ठ बैंक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन अध्याय 3 से लेकर आया हूं और आपको पूरे पृष्ठ बैंक में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें हल कराऊंगा यहां पर। तो लीजिए आज चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 अध्याय 3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसकी मैं बात करूंगा और इसमें रोजनामचा तैयार करने के लिए कहा गया। रोजनामचा यानी पंजी प्रविष्टि करने के लिए कहा गया। इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था लेखांकन समीकरण कैसे बनाते हैं, उसका भी मैंने वीडियो डाला हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो कक्षा 11वीं की प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें देख सकते हैं। और पहली बार यदि हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। लीजिए मैं चलता हूं सीधे रोजनामचा कैसे तैयार किया जाता है। रोजनामचा तैयार करने के लिए यहाँ पर 3 नियम लागू होते हैं। उन 3 नियमों को हम यहाँ पे लेते हैं। ये परंपरागत पद्धति के अनुसार मैं बता रहा हूँ। एक मॉडर्न मेथड भी होती है, उसके अनुसार भी कभी समय मिलता है तो मैं बताऊंगा, लेकिन आज मैं उन 3 नियमों के विषय में आपको समझाऊंगा सबसे पहले, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको हल कराऊंगा। यह क्वेश्चन जो है वह है रोजनामचा यानी पंजी प्रविष्टि करने के संबंध में। व्यक्तिगत खाता पहला होता है, अर्थात जो पाने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें डेबिट कीजिए और देने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें क्रेडिट कीजिए, यह नियम कहता है। दूसरा नियम हमारा होता है व्यक्तिगत खाते का के बाद वास्तविक खाते का, और वास्तविक खाते का नियम कहता है कि समस्त व्यापार में जो वस्तुएं आती है अर्थात व्यापार में जो वस्तु आए उसे डेबिट कीजिए और व्यापार से जो वस्तु जाए उसे क्रेडिट कीजिए। और तीसरा होता है नाममात्र के खाते का नियम। यह नियम कहता है कि समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट कीजिए, समस्त आय एवं लाभों को क्रेडिट कीजिए। और इन 3 नियमों के आधार पर ही हमें यहाँ पे पहचानना है उस और रोजनामचा में प्रविष्टि करना है। अब विद्यार्थियों के सामने समस्या आती है कि वो पहचाने कैसे, ये 3 नियम अप्लाई करे कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो है रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। ये बहुत ही आईएमपी पहला वाला होता है। आईएमपी इसीलिए क्योंकि चाहे कोई भी रोजनामचा का क्वेश्चन आए यह प्रविष्टि बनाने को जरूर आएगी, अर्थात 1 नंबर आपको बिल्कुल मिलेंगे। इसलिए इस प्रविष्टि को बहुत ध्यान से देखेंगे हम। रोकड़ से पहला लिखा, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब भी व्यापार प्रारंभ किया जाता है तो या तो रोकड़ से किया जाता है पहली बात, या फिर कोई धन संपत्ति से किया जाता है। तो हम देखेंगे रोकड़ जो होता है यह किस खाते के अंतर्गत आता है, और दूसरा व्यापार प्रारंभ किया है अर्थात प्रारंभ किसने किया है। ये 2 बातें यहाँ पे आ गई है। अब जो मालिक होगा उसने व्यापार प्रारंभ किया है और व्यापार में रोकड़ लगाया है। अब यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि व्यापार अलग होता है और व्यापारी अलग होता है, दोनों को अलग अलग माना जाता है। इसीलिए हम पृथक वैधानिक अस्तित्व की मान्यता पढ़ते हैं और उसमें साफ कहा गया है कि जो पैसा लगाता है उस वह मालिक होता है और उस धन को हम पूंजी कहते हैं। अर्थात यहाँ पे जो व्यापार प्रारंभ किया है तो उस मालिक को जो भी जाएगा तो पूंजी के रूप में वापस किया जाएगा, अर्थात उसे हम पूंजी कहेंगे। और दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ रोकड़ व्यापार में आएगी अर्थात व्यापार में जो वस्तु आएगी उसे रोकड़ कहेंगे। अब देखेंगे कि रोकड़ और पूंजी किस खाते के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझिए रोकड़ जो होता है यह वास्तविक खाते के अंतर्गत आता है और पूंजी जो है यह व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आती है। अब दोनों का नियम यहाँ पे देखेंगे हम। रोकड़ जो है वास्तविक खाता है और वास्तविक खाते का नियम कहता है कि व्यापार में जो वस्तु आए उसे डेबिट कीजिए, अर्थात व्यापार में यह वस्तु आ रही है इसीलिए हम रोकड़ को डेबिट कर देंगे। और देखिए यहाँ पर पूंजी एक व्यक्तिगत खाता है अर्थात किसी व्यक्ति को चिन्हित करता है। वह व्यक्ति कौन है? मालिक है। मालिक यानी स्वामी है व्यापार का। और व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है पाने वाले को डेबिट कीजिए और देने वाले को क्रेडिट कीजिए। यह व्यक्ति ने पैसा दिया है इसीलिए इसे हम क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर। अब प्रविष्टि जो है उसे लिखने का तरीका क्या होगा, जो प्रारूप है इसमें कैसे लिखेंगे यह भी हम आपको बता देना चाहते हैं। दिनांक में सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ष लिख देते हैं। इस सवाल में ऐसा वर्ष लिखा नहीं है। यदि 1 2 3 गिनती तो 1 2 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक हम प्रारूप के रूप में आपको बता देते हैं। सबसे पहले सन जैसे 2020 चल रहा है, अभी 21 चल रहा है
तो 2021 कर देते हैं। इसके बाद यह महीना जो है मार्च का है, तो यहाँ पर सबसे पहले मार्च लिख देंगे और इसके बाद में आज डेट जो है, आज की डेट है 23 मार्च 2021। लिखने का सही तरीका यह होता है। लेकिन यदि क्वेश्चन में 1 2 3 4 ऐसे नंबर दिए हैं तो हम इसे ना लिखते हुए यह नंबर लिखेंगे, क्योंकि हम एग्जाम में बैठने वाले, एग्जाम में हल करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि सही तरीका क्या है, उसी के आधार पर आपको नंबर मिलते हैं। क्योंकि इस प्रारूप में यदि आप गलत लिखेंगे तो आप सही हल करने के बाद भी आपके प्रारूप गलत होने के कारण क्वेश्चन पे 0 अंक दिए जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले विवरण में हम क्या लिखेंगे। हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि दो वस्तु जो है, एक रोकड़ है और एक पूंजी है, व्यापार प्रारंभ किया है, तो यह प्रविष्टि बिल्कुल बनेगी और प्रविष्टि बनेगी रोकड़ खाता डेबिट। हम यहाँ पर लिखते हैं रोकड़ खाता डेबिट। अब लिखने का तरीका भी देखिए आप, रोकड़ खाता लिखा और लास्ट में ले जाके डेबिट लिखा। और जो क्रेडिट हुआ है उसे कैसे लिखेंगे, यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में हम आगे से लिखते हैं पूंजी खाते से, और से बिल्कुल नजदीक से लिखते हैं और नीचे इसके संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी जाती है। वह संक्षिप्त टिप्पणी जो होती है उसे हम अंग्रेजी में नरेशन के नाम से जानते हैं, नरेशन कहते हैं। और यहाँ पर यह विवरण दिखाता है कि जो प्रविष्टि की गई है यह किस संबंध में की गई है, अर्थात रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्यापार प्रारंभ किया। और यहाँ पर व्यापार प्रारंभ किया लिखने से स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रविष्टि जो बनी हुई है इसमें व्यापार प्रारंभ करने की बात की गई है। कितना रुपए है, तो जो डेबिट में है तो डेबिट के सामने यहाँ पर 8000 लिख देंगे और क्रेडिट के सामने 8000 लिख देंगे। यह सही तरीका होता है लिखने का। पृष्ठ, खाता पृष्ठ में जब हम खतौनी करेंगे इसके बाद उस समय लिखेंगे उस पृष्ठ का नंबर, खाता पृष्ठ यहाँ पर लिखेंगे और उस खतौनी में यह पंजी जो बना रहे, रोजनामचा बना रहे, इस रोजनामचे का पृष्ठ क्रमांक वहां पर डाला जाएगा और वहां पर जब खतौनी करेंगे तो जनरल पृष्ठ लिखा रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे खाता पृष्ठ लिखा है। अब आगे बात करते हैं हम दूसरी प्रविष्टि की, और दूसरी प्रविष्टि जो है यह कहती है नगद माल खरीदा। अब जो यहाँ पर खरीदा है, नगद खरीदा है, नगद कहने का मतलब है कि रोकड़ से इसका संबंध है। जहां पर भी नगद लिखा रहा तो आपको समझना है रोकड़ की बात हो रही है। और दूसरा खरीदा लिखा हुआ है, खरीदने का अर्थ है हम इसे क्रय कहते हैं, क्रय यानी खरीदना होता है। अब रोकड़ और नगद दो पक्ष हमको मिल चुके हैं और इन पर हम प्रविष्टि कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर सीधा सा हम कह सकते हैं कि रोकड़ जो है यह वास्तविक खाते के अंतर्गत आती है। रोकड़ को हम वास्तविक खाते के अंतर्गत लेते हैं क्योंकि यह व्यक्ति नहीं है और लाभ हानि नहीं हुई है, इसलिए यह वास्तविक खाते के अंतर्गत आएगी। और क्रय जो है यह माल से संबंधित है, माल यानी स्कंध या स्टॉक से संबंधित है, इसीलिए यह भी वास्तविक खाते के अंतर्गत आएगा। अब दोनों को देखते हैं हम, रोकड़ और क्रय दोनों की यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो वास्तविक खाते के अंतर्गत आते हैं। और वास्तविक खाते का नियम कहता है कि व्यापार में जो वस्तु आए उसे डेबिट कीजिए और जो वस्तु जाए उसे क्रेडिट कीजिए। अब यहाँ देखना कि नगद माल खरीदा तो क्या हमारे व्यापार में आ रहा है, जब खरीदेंगे तो माल आएगा और रोकड़ यहाँ से जाएगी, क्योंकि हम जब माल खरीदते हैं तो खरीदने के बाद हम हमारे पास जो धन होता है, रोकड़ होती है, वह दे देते हैं और उसके बदले में वस्तु ले लेते हैं। वही यहाँ पे हमने क्या किया, रोकड़ दे दिए, यानी जो वस्तु व्यापार में आए यानी क्रय आ रहा है, अर्थात यहाँ पर क्रय को हम डेबिट कर देंगे। और देखिए यहाँ पर वस्तु क्या जा रही है, रोकड़ जा रही है, इसलिए रोकड़ को हम क्रेडिट कर देंगे। और लिखने का सही तरीका फिर आपके सामने, हम प्रारूप में कैसे लिखेंगे, जो डेट नहीं है तो 2 नंबर लिखा तो 2 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए आप क्रय खाता डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमने खरीदा है और खरीदने के कारण माल आया है, तो क्रय खाता डेबिट हो जाएगा। और किससे, रोकड़ हमारे पास से रोकड़ चली जाएगी, अर्थात व्यापार से रोकड़ चली गई तो रोकड़ खाते से। और नरेशन जो है यहाँ पे बनेगा नकद माल खरीदा, इसको नगद कहते हैं पर नकद लिखते हैं, नकद माल खरीदा। और जब नकद खरीदा है माल तो यहाँ पर प्रविष्टि की जाएगी और डेबिट पक्ष की ओर आप देखिए कितने का खरीदा है, 700 रुपए का खरीदा है तो डेबिट में 700 लिखेंगे। और क्रेडिट जो पक्ष है इसमें
रोकड़ खाते के सामने 700 रुपए लिख देंगे। इस प्रकार से ये सही प्रविष्टि हमने यहाँ पे बना दिया है। अगला देखिए यहाँ पर अगला है रमेश को माल बेचा। ऊपर देखा था आपने खरीदने की बात हुई थी, अब यहाँ पर बेचने की बात हो रही है और रमेश को माल बेचा, लेकिन यहाँ पर नगद माल खरीदा लिखा था और दूसरी प्रविष्टि रमेश को माल बेचा। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर नाम लिखा है रमेश का और नाम क्यों लिखा है आपको समझना चाहिए। यहाँ पर इसीलिए नाम लिखा है क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति से कुछ लेना है या इस व्यक्ति का नाम याद रखना है, इसलिए रमेश का नाम लिखा हुआ है और रमेश का लिखा है और इसे माल बेचने की बात की जा रही है। यदि नगद माल की बात होती तो आप समझिए नगद होता तो यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा रहता, या तो सिर्फ माल बेचा लिखा रहता या फिर नगद शब्द रहता, लेकिन रमेश लिखा है इसीलिए बेचने को हम क्या बोलेंगे, विक्रय कहते हैं। बेचने को हम विक्रय कहते हैं और खरीदने को क्रय कहते हैं। रमेश एक व्यक्ति है और अब दो पक्ष मिल गए हमको, एक विक्रय और दूसरा रमेश। अब यहाँ पे सीधा देखना है कि यहाँ पर रमेश व्यक्ति है और पाने वाले को डेबिट कीजिए, अर्थात रमेश के पास माल जाएगा, अर्थात रमेश डेबिट कहलाएगा। और जो वस्तु, क्योंकि विक्रय एक वास्तविक खाते के अंतर्गत आता है इसलिए यहाँ नियम लगेगा, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट कीजिए, अर्थात जो बेचेंगे तो माल जाएगा इसलिए यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए इसकी प्रविष्टि हम प्रारूप में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम 3 नंबर डालते हैं और इसकी प्रविष्टि बताते हैं आपको। विक्रय खाता क्रेडिट हुआ है और रमेश डेबिट हुआ है। रमेश से लेना देना इसलिए इसका नाम याद रखा जाएगा। और रमेश, यदि रमेश खाता नहीं लिखा जाता कभी भी आपको याद रखना है रमेश का खाता लिखा जाएगा या सिर्फ रमेश डेबिट ऐसा लिखा जाता है, लिखने का सही तरीका है। और डेबिट है, क्रेडिट क्या हुआ है, बेचा यानी विक्रय, तो हम प्रविष्टि करेंगे विक्रय खाते से और विक्रय खाते से लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, नरेशन रमेश को माल बेचा, तो सीधा सीधा लिख देंगे उधार माल बेचा, क्योंकि उधार माल बेचा है इसलिए रमेश का नाम लिखा है, तो हमने रमेश के नाम से प्रविष्टि कर दिया है। अब इसको कितना का बेचा है, 300 रुपए का बेचा है, तो डेबिट पक्ष की ओर 300 और क्रेडिट पक्ष की ओर 300। अब रमेश हमारा कौन बन गया है, आप देखिए बेचा है यानी ये व्यक्ति को उधार बेचा है तो ये कभी ना कभी वापस करेगा, अर्थात रमेश कौन बन गया, देनदार। इसी को हम बेचने, उधार बेचने पर जो होगा वह कभी ना कभी पैसे देगा, इसलिए यह हमारा देनदार बन गया। इसलिए देनदार डेबिट विक्रय खाते से हो सकता है, लेकिन इसमें हमें नाम याद नहीं रहेगा, इसलिए उस व्यक्ति से लेना है, रमेश से लेना है, इसलिए हमने रमेश डेबिट लिख दिया है। चौथी प्रविष्टि आपके सामने है, अमन से माल खरीदा। यहाँ पे भी नाम आ गया और खरीदने की बात है और खरीदने को हम क्या बोलते हैं, क्रय बोलते हैं। यह तो आपको समझ में आ गया। और बेचने को विक्रय कहते हैं, तो एक पक्ष मिल गया, दूसरा हमको अमन भी मिल गया। अब 2 व्यक्ति हो गए, अमन व्यक्ति है और खरीदना वास्तविक खाते के अंतर्गत आएगा। अब दोनों पे नियम अप्लाई करते हैं हम, क्रय यानी वास्तविक खाते पर और अमन पर। अमन व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है पाने वाले को डेबिट कीजिए, तो अमन से खरीदा, और देने वाले को क्रेडिट कीजिए तो क्रेडिट हो जाएगा अमन। और क्रय एक वास्तविक खाता है और वास्तविक खाते का नियम कहता है जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट कीजिए, तो यहाँ पर क्रय डेबिट हो जाएगा। और 1000 रुपए का माल खरीदा है, जो चौथी प्रविष्टि हमारी यहाँ पे बन जाएगी क्रय खाता डेबिट, क्योंकि माल हमने खरीदा है। क्रय खाता डेबिट हो जाएगा और किससे हो जाएगा, अमन से। अमन से बिल्कुल पास से लिख देंगे और नरेशन वही लिख देंगे, उधार माल खरीदा। उधार माल खरीदा, उधार खरीदा है। अब यहाँ पे देखेंगे, आपको हम बताएंगे, जैसे बेचा था तो देनदार बना था, अब यहाँ पर ये कौन बन जाएगा, यह लेनदार कहलाता है, अर्थात जिससे हमने खरीदा है वह व्यक्ति हमसे पैसे लेगा, इसलिए वह लेनदार बन जाता है। और अमन से 1000 का हमने खरीदा है, तो डेबिट की ओर 1000 रुपए हम इसको देंगे, अभी नहीं दिए हैं इसलिए यह लेनदार बन गया है।
चौथी प्रविष्टि आपको समझ में आई होगी। अब पांचवी प्रविष्टि की बात करते हैं। नगद माल बेचा, तो यहाँ एक बेचने की बात, एक पक्ष मिला, और दूसरा नगद की बात। नगद को हम क्या बोलते हैं? रोकड़ बोलते हैं। और दोनों वास्तविक खाते के अंतर्गत आएगा, विक्रय और रोकड़। और यहाँ पर हम नियम लगा देंगे। नियम वही होगा हमारा, वस्तु व्यापार में आए तो डेबिट, और जो वस्तु व्यापार से जाए तो उसे क्रेडिट। अब यहाँ देखिए, विक्रय क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि विक्रय से वस्तु जाएगी, और रोकड़ से रुपए आएंगे, इसलिए यह डेबिट हो जाएगा। और प्रविष्टि इसमें हम बना देंगे 5वां नंबर में हमारे पास प्रविष्टि हो जाएगी 5वें नंबर की। रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ हमारे पास आई है, रोकड़ खाता डेबिट हो जाएगा। और किससे? विक्रय खाते से। यहाँ पर विक्रय खाते से, और नरेशन लिखेंगे नकद माल बेचा, नकद माल बेचा, और बेचने की प्रविष्टि हो गई। और यहाँ पर 2000 रुपए का यहाँ माल बेचा है हमने, तो 2000 रुपए, और इसको बंद कर दिया जाएगा एक लाइन से। और अंतिम है दुकान का किराया दिया। अब किराया एक निकल के आया और दिया यानी भुगतान किया, ये दो है। यहाँ दुकान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दुकान एक व्यापार का व्यय होता है, और व्यय और हानियों को डेबिट कीजिए, अर्थात किराया को हम डेबिट कर देंगे। और दिया यानी भुगतान किया, यानी यहाँ पर रोकड़ हमारे व्यापार से चली जाएगी, तो रोकड़ खाता क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि रोकड़ दी जाएगी। और एक छठवीं अंतिम प्रविष्टि हो जाएगी हमारे लिए, जो किराया दिया हानि हुई है, इसलिए हम इसे किराया खाता डेबिट करेंगे। किराया हो, कमीशन हो, जो भी अवास्तविक यानी नाममात्र के खाते होते हैं उनमें उसे हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि व्यय और हानि हुई है। फायदा होता तो उसे क्रेडिट करते, यहाँ पर हानि हुई इसलिए डेबिट किया गया। और हमारे पास से रोकड़ चली जाएगी, और रोकड़ खाते से लिख देंगे, और नरेशन लिखेंगे किराया भुगतान किया, भुगतान किया। अब देखिए यहाँ पर 100 रुपए का भुगतान हुआ है किराए के। अब यहाँ पे टोटल हम जोड़ लेंगे, 8700 और 3 9000, 9 और 1 10,000, 10 और 2 12,100। यहाँ एग्रीगेट मिलाएंगे हम, और पूरा यहाँ पे मिलाने पर 12,100, 12,100, 8 और 1 9 और 1 10, 12,100 यहाँ पर योग लिखा जाता है। इस प्रकार यह पूरी प्रविष्टि जो है उसकी हमने पंजी प्रविष्टि आपको करके दिखाया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1000 सदस्य होने पर हम लाइव आपके लिए लेकर आएंगे पूरे वीडियो।